पिछले भाग में हमने देखा, देव प्रेमा को रीवा घाट के सड़कों पर छोड़ देता है और प्रेमा जल्दी अपने कदमें बढ़ाती हुई आगे बढ़ने लगती है। देव वही रीवा घाट के सड़कों पर प्रेमा के कॉल का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बीत जाने पर भी प्रेमा का कॉल है। प्रेमा के कॉल ना आने पर देव घबरा सा जाता है और प्रेमा को कॉल करने लगता है, पर रिंग जाती रहती है, पर प्रेमा कॉल नहीं उठा पाती है। अब आगे प्रेमा एक अनकही जिंदगी। प्रेमा के कॉल ना उठाने पर देव बहुत ही बेचैन हो जाता है और उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकलकर देव प्रेमा के घर जाने वाले राह के तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में देव का मोबाइल फोन पर प्रेमा का कॉल आ जाता है। देव बिना देर किए फोन रिसीव कर लेता है। हेलो प्रेमा, तुम ठीक हो ना? घर पर पहुंच गई। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी फोन करने में? अब बोलो भी, चुप क्यों हो? अरे देव बाबू, आपके सवालों की लड़ी खत्म हो तब ना। एक ही बार में इतने सारे सवाल कर दिए। अच्छा प्रेमा, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए सभी सवाल एक साथ ही पूछ दिया। देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन साइलेंट पर था इसलिए देख नहीं पाई। अच्छा देव, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम भी जाओ। हाँ प्रेमा, ठीक है तो मैं फोन रखता हूँ। हर रोज की तरह देव लताबाई के ठिकाने पर पहुंचकर मंजरी के कमरे में पहुंचता है। पर आज मंजरी बिना देव का इंतजार किए ही सो चुकी थी। देव भी मंजरी को सोते हुए देख खुद भी सो जाता है। अगले दिन रात को देव मंजरी के पास ही रहता है। मंजरी देव को अपने पास पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। मंजरी देव के करीब आकर उसके बदन में सिरकत करने लगती है और देव के होठों को चुंबन करने लगती है। देव मंजरी को अपने से दूर करते हुए, मंजरी प्लीज, मेरा मूड नहीं है ये सब करने का। क्यों देव, तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो? या फिर तुम्हारे जिंदगी में कोई और आ चुकी है? मुझे बताओ देव, मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे बाहों का साथ पाने के लिए। मंजरी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरा विश्वास करो मंजरी, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मंजरी देव के करीब आकर सीने से लग जाती है और कहने लगती है, देव, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास आने पर परायापन का एहसास होता है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। अगर कोई तुम्हारे जिंदगी में आ गई है तो तुम बताओ देव, मैं खुशी खुशी तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले उसका नाम जरूर जानना चाहूंगी जिसने मंजरी की जगह ले चुकी है। देखो मंजरी, तुम ऐसा मत बोलो। प्रेमा बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। प्रेमा के दुख मुझसे देखे नहीं जाते। क्यों देव, बस एक दोस्त के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ दोस्त लगती है या फिर कुछ और? बस करो मंजरी, बस करो। तुम प्रेमा के बारे में बिना जाने कुछ भी गलत नहीं बोल सकती हो। क्यों देव, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? देव मंजरी पर गुस्साता हुआ, तुम जानना चाहती हो प्रेमा के बारे में तो सुनो, उसकी दर्द भरी कहानी मैं सुनाता हूँ। देव मंजरी को प्रेमा की दर्द भरी दास्तां सुना देता है। प्रेमा की कहानी सुनते ही मंजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और देव से कहती है, पर देव, तुमने तो अधूरी ही कहानी सुनाया, आगे की भी सुनाओ। मंजरी, आगे की कहानी तो अभी मुझे भी नहीं पता है। जब प्रेमा पूरी कहानी बता देगी तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। देव, मुझे माफ कर दो। ना जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिए। मुझे इस तरह से तुम पर शक नहीं करना चाहिए। देव, मुझे भी अपने साथ ले चलेना। मैं भी प्रेमा से मिलना चाहती हूँ।
और प्रेमा को अपनी बहन बनाकर उसका साथ देना चाहती हूँ। नहीं मंजरी, अभी नहीं, पर सही वक्त आने पर मैं जरूर तुम्हें प्रेमा से मिलवा दूंगा। मंजरी, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह होते ही देव मंजरी को सोते हुए छोड़ नकुल के ठिकाने के बारे में पता लगाने चला जाता है। नकुल आजकल कहाँ कहाँ ठहरता है, पर नकुल के बारे में कुछ खास ठिकाने की पता ना चल पाया। देव सोचने लगता है, अब मुझे अपने तरीके से पता लगाना होगा, तभी जाकर मुझे नकुल के बारे में कुछ खास जगहों के ठिकाने मिल जाए, जहां वो अकेला रहता हो। शाम से रात होने लगती है। आज प्रेमा भी देव के आने का इंतजार कर रही थी। तभी देव प्रेमा के घर का दरवाजा खटखटाता है। प्रेमा जल्दी से दरवाजा खोल देती है। आवो देव, अंदर आवो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम ठीक हो ना प्रेमा, और आदि कैसा है? हाँ देव, मैं ठीक हूँ, आदि भी ठीक है। और तुम बताओ, नकुल के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं प्रेमा, पर बहुत जल्द ही पता लगा लूंगा। अब तुम आगे की कहानी सुनाओ प्रेमा। देव, मेरी आगे की कहानी सुनना चाहते हो? हाँ प्रेमा, तुम्हारी कहानी तो मंजरी भी सुनना चाहती है। मंजरी, ये मंजरी कौन है? देव, मेरी तन्हाई की साथी। जब भी मैं तन्हा होता हूँ, मंजरी ही मुझे संभालती है। मंजरी दिल की बहुत ही अच्छी है और तुमसे मिलना भी चाहती है, पर मैंने कह दिया अभी नहीं, सही वक्त आने पर। अच्छा देव, अब तो मुझे भी मिलना है मंजरी बहन से। प्रेमा देव को कहानी सुनाने लग जाती है। नकुल की पत्नी जूली मुझे एक कमरे में ले जाकर बिठा देती है। उस वक्त शाम हो रहा था। मैं तो जैसे होश में ही ना थी। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा था। मैं नकुल के बारे में सोच रही थी, आखिर उसने ये सब मेरे साथ क्यों किया। मैं सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। रात के करीब 10 बज रहे थे। मेरी आंखें जब नींद से खुली तो मैं किसी और के बाहों में सोई पड़ी थी, वो भी आधे अधूरे कपड़े में। मैं सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो गैर मर्द मुझे चूमना शुरू कर दिया और मुझे कुछ नशीली दवाई पिला दिया था उसने, जिसके वजह से मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उस दरिंदे के बाहों से वो दरिंदा मुझे चूमता गया और सारी रात मेरे जिस्म के साथ खेलता गया। मेरे ना चाहने पर भी मेरे साथ अपने हवस की भूख मिटाता गया और सुबह तक मेरे साथ सोया रहा। मैं जब सुबह लेट से उठी तो खुद को उसी हालत में निहवस्त्र पाए। तभी कमरे में नकुल आया और कहने लगा, ये रोना धोना बंद करो और खुशी खुशी अपने साथ जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और ऐश की जिंदगी जियो मेरे पैसे के साथ, और खुद को सास सवार के रखो। ऐसे हालत में तुम अच्छी नहीं लगती, अपना कपड़ा पहन लो। और नकुल मुझे कमरे में ही बाहर से लॉक करके चला गया। मैं चुपचाप बस रोती गई और कपड़े पहनकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही नकुल की पत्नी जूली आई मेरे लिए नए कपड़े और ब्रेकफास्ट लेकर। जूली मुझे देखकर कर रोने लगी। मेरे सुंदर से चेहरे पर दाग के निशान अनगिनत दिख रहे थे और मुझसे कहा, मेरी बहन तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता के साथ राक्षस ने कितना दुर्व्यवहार किया है। मेरी बहन मत रो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन अपने पति के इस करनी पर आवाज नहीं उठा सकती। नहीं तो मुझे भी वो मार देगा जैसे पहले ही वो अपनी एक पत्नियों को मार चुका है। पर वो सरेआम निर्दोष बना घूमता है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पैसे वाला होने के कारण सबको पैसे के लालच पर खरीद लेता है। मैं जूली की बातें सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी और जूली ने अपने सीने से लगाकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की मैं नकुल की बातें मान लूं, नहीं तो वो मेरे साथ और भी बुरा करेगा। मैं जूली की बातें सुनकर बहुत ही डर गई और वहां से भागने के लिए सोची, और मैं जूली को भी बताई इस बारे में।
जूली ने मुझसे कहा, मेरी बहन भागना आसान है, पर छुपना आसान नहीं। नकुल की जान पहचान बहुत दूर दूर तक फैला है। तुम पकड़ी जाओगी, फिर तुम्हारे साथ नकुल और भी गलत व्यवहार करेगा। अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो मैं मदद करूंगी, पर उससे पहले तुम मुझसे एक वादा करो। तभी तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगी। फिर मैं जूली बहन से पूछने लगी, क्या जूली बहन आप बोलो, आप जो भी कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जूली बहन, मेरा दम घुट रहा है, एक एक पल रहना यहाँ मौत से भी बदतर है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ एक पल भी रुकना मौत से भी बदतर है, पर सही समय और वक्त आने दो, मैं खुद ही तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल दूंगी। प्रेमा, तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ से बहुत ही दूर चली जाओगी, एकदम अनजान जगह पर जहाँ पर नकुल के नाम निशान भी ना हो, और अपने चेहरे को हमेशा ही दुपट्टे से ढककर रखना मेरी बहन, ताकि कभी भी नकुल के आदमियों की बुरी नज़र तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर ना पड़े और तुम सुकून की जिंदगी जी सको। हाँ जूली बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं अपना चेहरा ढक कर ही रखूंगी और बहुत ही दूर चली जाऊंगी। फिर जूली बहन मुझे समझाने लगी, पहले तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे शरीर को ताकत भी चाहिए, अभी तुम बहुत ही कमजोर हो चुकी हो। इन सभी बातों को समझाते हुए जूली बहन ने मुझसे कहा, अच्छा बहन, मैं अब चलती हूँ, अगर ज्यादा देर यहाँ तुम्हारे पास ठहरी तो नकुल को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर मेरा तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और जूली बहन मेरे कमरे से बाहर चली गई। जूली बहन की बात मानकर मैं फ्रेश होकर नाश्ता कर ली और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। फिर रात को मेरे कमरे में नकुल आया और कहने लगा, चलो अच्छा है जो तुमने मेरी बातों को मान ली। जूली ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे प्रेमा, तुम चीज बड़ी कमाल की हो, पता है, तुम्हारे वजह से 50 करोड़ का डील मुझे मिल गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो कल जो सेठ आया था ना, उसी ने कॉन्ट्रैक्ट डील मुझे दिया और वो आज की रात फिर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। तो तुम तैयार रहना, उस सेठ को शिकायत का मौका मत देना। मैंने नकुल की बातों का जवाब नहीं दिया और वो थोड़ी देर के बाद कमरे से चला गया। जूली बहन ने मेरे लिए रात का खाना लाई और एक नशे की गोली भी लाकर दी और कहने लगी, तुम सेठ के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना और मौका देखते ही ये नशे की गोली सेठ के शराब में मिलाकर पिला देना, वो पूरी रात के लिए बेहोश हो जाएगा। फिर तुम निकलकर भाग जाना। मैंने जूली बहन से पूछा, पर कैसे बहन, आपके घर के दरवाजे तो लॉक होंगे। तो जूली बहन कहने लगी, उसकी फिक्र तुम ना करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें लॉक की दूसरी चाबी और कुछ पैसे दूंगी, बस तुम मौका देखते ही भाग जाना। पर जूली बहन, अगर नकुल जी जान जाएंगे कि आपने मेरी मदद की तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे। जूली बहन ने मुझे गले से लगाकर कहा, मेरी फिक्र ना कर बहन, मैं सब संभाल लूंगी और मार भी सह लूंगी, लेकिन गम में भी खुशी होंगी मुझे कि मैंने तुम्हारी मदद की। फिर जूली बहन मेरे कमरे से चली गई। कुछ देर बाद कुछ पैसों की बंडल और नशे की गोली लाकर जूली बहन ने मुझे दिया और संभाल कर रखने को कहा। मैंने अच्छे से उनके दिए हुए पैसे को संभाल कर रख ली। फिर थोड़ी ही देर बाद सेठ भी आया और उसकी बातें मैं मानती गई और सही मौका देखकर सेठ को नशे की गोली शराब में मिलाकर पिला दी। सेठ आधे घंटे बाद ही पूरा का पूरा नशे में जा चुका था। मैंने पैसे को अच्छे से रख लिया और चाबी लेकर कमरे से बाहर आई और नकुल के घर के दरवाजे के लॉक को खोलकर वहां से बाहर निकली और अपने चेहरे को उसी वक्त दुपट्टे से बांध चली आई यहाँ बनारस में। उस वक्त यहाँ किसी ने भी मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते थे।
फिर मैंने अपनी झूठी कहानी बताई कि मेरा पति जेल में है और मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं। तो एक काकी ने हमें ये कोठी दिया। फिर कुछ महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। फिर 9 महीने पर आदि का जन्म हुआ और मेरी दुनिया में एक छोटी सी खुशियों का किरण आया और आदि के जन्म के बाद उन गमों को भुलाने लगी और एक नई जिंदगी शुरू करने लगी। लेकिन मैं अभी भी बाहर अपना चेहरा ढककर ही जाती हूँ ताकि फिर से मुझे किसी दूसरे नकुल के सामना ना करना पड़े और मेरी जिंदगी प्रेमा एक अनकही जिंदगी शुरू होने लगी। देव, यहाँ बनारस में तुम्हारे सिवा किसी और ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। प्रेमा अपनी कहानी को कहकर उदास सी हो जाती है, पर देव के आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। देव अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, प्रेमा अब और नहीं तुम ऐसे छुप छुप के जियोगी। तुम्हारी भी पहचान होगी, अपना वजूद होगा। मैं तुम्हारे इस अनकही जिंदगी के फासले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्रेमा, मुझे अभी के अभी जाना होगा और मुझे जरूरत पड़ी तो कॉल कर लूंगा। तुम्हें भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। पर देव, इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? मंजरी के पास। प्रेमा, अब मंजरी ही हमारी मदद कर सकती है। मंजरी पर मंजरी बहन कैसे कर सकती है? अच्छा प्रेमा, काम बन जाने पर सब कुछ बता दूंगा। देव प्रेमा के घर से चल देता है और मंजरी के पास पहुंचता है और मंजरी को प्रेमा की पूरी कहानी सुना देता है। देव मंजरी से मदद मांगता है। मंजरी भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। मंजरी देव से पूछती, पर देव मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अरे मंजरी, तुम्हारे सिवा इससे अच्छा कोई भी रोल नहीं कर सकता। देव, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझी नहीं, अच्छे से समझाओ ना। देखो मंजरी, अब तुम्हें नकुल के साथ झूठे प्यार के नाटक करना है। तुम नकुल को अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। पर देव, मैं मंजरी हूँ, कोठे वाली हूँ। शायद कहीं मुझे नकुल पहचान लिया तो सब बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। मंजरी, तुम मेकअप से अपने चेहरे का कुछ लुक चेंज कर लो ना। और वैसे भी नकुल कोई दूध का धुला नहीं है जो तुम्हारे फंसाने में ना फंसे। बस उसके साथ ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाए तुम्हें पाने के लिए, और इस तरह तुम जहां भी बुलावोई नकुल तुम्हारे बताए जगह पर आ जाएगा। ठीक है देव, मैं पूरी कोशिश करूंगी नकुल को अपने झूठे प्यार में फंसाने में। अच्छा, तो कल सुबह होते ही मुंबई के लिए हम दोनों निकल जाएंगे, तो पैकिंग कर लो। मंजरी देव से पूछती है, और प्रेमा को यहीं छोड़कर चलोगे? हाँ मंजरी, प्रेमा अभी यहीं रहेगी। सही वक्त आने पर हम प्रेमा को भी मुंबई बुला लेंगे। देव और मंजरी दोनों ही अगले सुबह मुंबई के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में देव प्रेमा को कॉल करके सब कुछ बता देता है, एक एक प्लानिंग के बारे में समझा देता है। मुंबई पहुंचते ही देव और मंजरी दोनों ही अपने अपने काम को शुरू करने में लग जाते हैं।